तो आइए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के भाग होते हैं। जो डीएनए और आरएनए होता है यह न्यूक्लिक एसिड का भाग होता है। और न्यूक्लिक एसिड जो होती है वह केंद्रक में पाई जाती है। कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है उसी में ये न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। यानी आप देख सकते हैं जो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है इसी के अंदर जो हमारा होता है न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। तो जो इसका न्यूक्लिक एसिड का जो होता है डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, इसके भाग होते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो डीएनए होता है यानी जो डीएनए हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम। और मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और जोड़े में बात करें तो 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी होती है। तो जो क्रोमोसोम होता है, अगर हम बात करें डीएनए यानी कि जो डीएनए की सबसे पहले डीएनए को देखा किसने, सबसे पहले अगर डीएनए की हम बात करें डीएनए को किसने देखा तो सबसे पहले डीएनए को कार्लसबर्ग ने देखा। सबसे पहले डीएनए को कार्लसबर्ग ने देखा। लेकिन डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है, इसके मॉडल यानी कि स्ट्रक्चर को किसने बताया तो वाटसन एवं क्रिक ने बताया। इसके स्ट्रक्चर को किसने बताया, वाटसन एवं क्रिक ने बताया इसके स्ट्रक्चर को। तो जब हम गुणसूत्र जो होता है, जब हम गुणसूत्र का क्या करते हैं, हरोड़ते यानी कि खींचते हैं। जब हम गुणसूत्र को खींचते हैं तो जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम क्या करते हैं, डीएनए। यानी हम जब गुणसूत्र को यानी कि क्रोमोसोम को खींचते हैं तो जो संरचना प्राप्त होती है उसे डीएनए कहते हैं। और जब हम डीएनए को और खींचते हैं थोड़ा सा तो जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। उसे हम किस नाम से कहते हैं, जीन कहते हैं, जीन। यानी कि जो डीएनए होता है यानी कि अगर हम बात करें जीन, अगर हम जीन को समेटेंगे तो डीएनए बनेगा, डीएनए को समेटेंगे तो हमारा क्या बनेगा, गुणसूत्र बनेगा। और जो जीन होता है जो कराने की क्रोमेटिन है, जहाँ पर काटते हैं क्रोमेटिन होता है। दो क्रोमेटिन के बीच की जो दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये क्वेश्चन बहुत डीप में जाता है, जल्दी पूछता नहीं है, फिर भी पूछ सकता आप लोगों से। तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है क्रोमेटिन। दो क्रोमेटिन के बीच की दूरी कितना होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जीन और डीएनए और गुणसूत्र का एक ही काम है, अलग काम नहीं है, दोनों का एक ही काम है। यानी कि जो चीज़ डीएनए में आ जाती है, जो चीज़ डीएनए या जीन में आ जाती है वह चीज़ अगले पीढ़ी में यानी कि कन्फर्म जाएगी। जो चीज़ डीएनए और जीन में आ जाती है वह चीज़ अगले पीढ़ी में अवश्य जाती है। यानी कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे दिव्यकेती सर हैं जो पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, उनके अंदर पॉलिटिक्स भरी हुई है। तो वह उनके कोशिका के अंदर यानी कि उनके कोशिका के अंदर वह पॉलिटिक्स जो है कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में नहीं है पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स उनके ब्रेन में यानी कि उनके दिमाग में है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में है। अगर वह चीज़ डीएनए में चली जाती पॉलिटिक्स तो उनका लड़का पैदा होते ही पॉलिटिक्स का जानकार हो जाता। उनका लड़का क्या होता, पैदा होते ही पॉलिटिक्स का जानकार होता। और जो आप देखते होंगे जो बॉडी बिल्डर होते हैं, लड़ाई करते हैं, जो उनकी मसल्स और चढ़ी होती है, बॉडी बनी होती है, तो उनकी जो बॉडी होती है वो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में नहीं जाकर होती है, डीएनए में जाकर, वो मांसपेशियों में होती है, मांसपेशियों से होती है। अगर वही जो बॉडी बनती है, मास्कुलर होते हैं, बॉडी बनती है, अगर वही चीज़ उनके डीएनए में रहती तो उनका भी लड़का पैदा होते ही क्या होता, बॉडी बिल्डर बन जाता। उसकी बॉडी रहती है ओवरऑल पूरा उसी का फोटो कॉपी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वह चीज़ कहाँ होती है, मांसपेशियों में होती है, ना कि डीएनए में जाती है। जो चीज़ डीएनए में चली जाएगी वह 100% कन्फर्म है कि उसकी अगले पीढ़ी में अवश्य जाएगी। तो हम बात करते हैं डीएनए या जीन और गुणसूत्र का एक ही काम होता है। तो अगर हम बात करें जो डीएनए होता है डबल कुंडलित संरचना होती है। ये जो डबल कुंडलित ऐसे संरचना आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पर काटते हैं इस बिंदु को हम क्रोमोटीन कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्रोमोटीन कहते हैं।
और जो आरएनए होता है इसकी संरचना दो है, सिंगल हेलिक्स होती है, यानी कि एकल कुंडलित संरचना होती है, और डीएनए की संरचना द्विकुंडलित यानी कि डबल हेलिक्स इसकी संरचना होती है। अब आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अभी हमने आप लोगों को पीछे बताया जो डीएनए की संरचना होती है हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस भाग को और इस भाग को जो होता है ऐसे 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 होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्यों पढ़ते हैं, यानी कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसे हम देखेंगे क्या होता है। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वह दो भागों में बटा होता है, एक न्यूक्लियोसाइड एक फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट। अगर पूछा जाए तो डीएनए किस तत्व से मिलकर बना, तो आप लोग क्या बताएंगे, फॉस्फेट से, फॉस्फेट कहते हैं। तो उससे कहो मिलकर बना होता है, यानी जो डीएनए होता है वो फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लियोसाइड, अगर हम न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेंगे तो दो भागों में, एक शुगर और एक क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस क्षार हो जाएगा। जो शुगर होगा, और शुगर में कौन सा शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, और नाइट्रोजन बेस क्षार से मिलकर बना होता है। यानी कि डीएनए किस, जो डीएनए होता है किन तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, तो कहोगे फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस क्षार से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड या डीएनए तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किन चीज़ से, फॉस्फेट, शुगर, और शुगर में कौन सा शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर से, और नाइट्रोजन बेस क्षार से मिलकर बना होता है। अब जो नाइट्रोजन बेस क्षार है ये आपका दो चीज़ों में बटा होता है, एक प्यूरिन और एक पायरिडीन। प्यूरिन और पायरिडीन में जो नाइट्रोजन बेस क्षार होता है दो चीज़ों में बटा होता है, प्यूरिन और पायरिडीन में। जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन के अंतर्गत जो होता है, प्यूरिन के अंतर्गत जो होता है एडेनिन ग्वालिन पाया जाता है, और पायरिडीन के अंतर्गत थायमिन साइटोसिन। पायरिडीन के अंतर्गत थायमिन और साइटोसिन होता है, और प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन ग्वालिन होता है। तो अब इन चीज़ों को अब इनके मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इनके मध्य जो होता है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया। तो हम इसे जैसे याद कैसे करेंगे कि पायरिडीन के अंतर्गत थायमिन पाई जाती है, और प्यूरिन के अंतर्गत जो एडेनिन ग्वालिन पाया जाता है, और इसके अंतर्गत थायमिन साइटोसिन पाया जाता है। इसे मतलब याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का तरीका देखिए, ट्रिक देखिए क्या है। जो प्यूरिन है, प्यूरिन क्या छोटा सा है, प्यूरिन सबसे छोटा लिखा गया है, पायरिडीन बड़ा है, प्यूरिन छोटा है। प्यूरिन यानी कि छोटा है तो क्या कहेंगे, एजी, एजी। देखते हैं ना घर में महिलाएं क्या करती हैं, अपने पति को कहती हैं एजी, एजी मतलब गधा, मतलब कहते हैं कि सुनो रे गधा, सुन रे गधा, ऐसे कहती हैं। एजी मतलब क्या होता है, गधा। तो महिलाएं अपने पति को क्या कहती हैं, एजी, सुनो जी, गधा कहती हैं। तो क्या प्यूरिन से आप लोग क्या कर लेंगे, एजी, एजी मतलब प्यूरिन में क्या आता है, एजी आता है। पायरिडीन को याद कर लेंगे टीसी, टीसी पायरिडीन जो होता है। थायमिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वालिन, इसे याद कर लेंगे। अब इसे कैसे याद किया जाता है, तो जो होता है यहाँ पर देखिए एडेनिन डबल बॉन्ड से जो साइटोसिन होता है, यानी कि थायमिन जो होता है एडेनिन डबल बॉन्ड यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है थायमिन से, और जो ग्वालिन होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो देख सकते हैं एडेनिन थायमिन से, ग्वालिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। इसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, इसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं ATGC, ATGC, ATGC याद कर सकते हैं आप लोग। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ATGC, ATGC ऐसे करके इसकी डीएनए की जो संरचना होती है इसी तरीके से क्या होती है, बनी रहती है। हम लोग देखते हैं आरएनए, आरएनए क्या होता है। आरएनए में यानी कि आरएनए कैसे बनाया जाता है हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा डीएनए में जो होता है, जो डीएनए में होता है जो एडेनिन होता है वह किससे जुड़ा होता है, थायमिन से जुड़ा होता है। एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है और ग्वालिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। आप लोगों ने देखा है डीएनए में। और जो होता है आरएनए बनाने में, आरएनए बनाने में जो होता है इसे थायमिन की जगह पर हम क्या कर देते हैं,
यूरेसिल जोड़ देते हैं। इसे थायमिन की जगह पर हम यूरेसिल जोड़ देते हैं तो हमारा आरएनए की संरचना तैयार हो जाती है। यानी कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसी यूरेसिल को थायमिन की जगह पर यूरेसिल जोड़ देना है तो हमारा क्या बन जाएगा, डीएनए से आरएनए तैयार हो जाएगा इसी यूरेसिल को जोड़ने से। तो चलिए मिटा देते हैं इसे। तो जो आरएनए होता है, यानी आरएनए क्या करता है, यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में। और जैसे प्रोटीन बनाने में मदद करता है तो प्रोटीन कैसे 20 एमिनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी एक प्रोटीन कैसे बनता है, तो 20 एमिनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और हमारे शरीर में जो 20 एमिनो अम्ल होते हैं वो 2 भाग में बटे होते हैं। 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहते हैं, नहीं प्रेजेंट रहते हैं पहले से, जिसे हम अनावश्यक कहते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। 10 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पहले से विद्यमान होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और 10 हमें भोजन के द्वारा लेना पड़ता है, यानी 10 एमिनो अम्ल को हमें भोजन के द्वारा ग्रहण करना पड़ता है, जिन्हें हम आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। तो उसी 10 एमिनो अम्ल को जब हम भोजन से लेते हैं तो उस 10 एमिनो अम्ल को पहचानने का जो कार्य करता है वह आरएनए करता है। तो देखते हैं, तो जो आरएनए के प्रकार होते हैं, यानी आरएनए देख सकते हैं 3 टाइप के होते हैं। जो हमारा पहला मैसेंजर आरएनए क्या होता है, जो हमें 10 आवश्यक एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। मैसेंजर आरएनए क्या कहता है, जब हम खाना को खाते हैं तो मैसेंजर आरएनए कहता है अरे भैया यही एमिनो अम्ल है, इसी को लेना है, तो क्या करता है, उसी को ले लेता है, बाकी सबको नहीं लेता है। जिस 10 की आवश्यकता होती है उसी 10 को क्या करता है, ले लेता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, उसी 10 एमिनो अम्ल को पहचानने का कार्य करता है। और ये लेने नहीं जाता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है लेने नहीं जाता है, सिर्फ मैसेज कर देता है कि ये चीज़ हमें चाहिए। तो मैसेज जो टी आरएनए यानी कि क्या होता है, जो हमारा टी आरएनए है यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए, टी से क्या होता है ट्रांसफ़र, आरएनए से आरएनए, यानी जो ट्रांसफ़र आरएनए है वह क्या करता है, उन सब चीज़ों को क्या करता है, ले लेता है जाकर। ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ से ले लेता है और निर्माण करता है ले करके। और फिर उसके बाद क्या होता है राइबोज, यानी कि राइबोज आरएनए क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण कर देता है राइबोज आरएनए। राइबोज आरएनए क्या करेगा, इसमें निर्माण होगा और परिवहन जो कर देता है, यानी कि परिवहन का काम राइबोज आरएनए परिवहन का कार्य कर देता है। यानी कि मैसेंजर आरएनए पहचानने का कार्य करता है 10 एमिनो अम्ल को, और टी आरएनए उसका निर्माण करता है, और राइबोज आरएनए प्रोटीन का परिवहन करता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो डीएनए होता है, अगर डीएनए की फोटोकॉपी अगर हम कहें, एक डीएनए की डुप्लीकेट डीएनए यानी कि उसकी फोटोकॉपी करना तो हमारा कहलाता है रिप्लिकेशन। एक डीएनए से दूसरा उसी प्रकार का डीएनए यानी कि फोटोकॉपी करना हमारा रिप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए बनाना, यहाँ पर आरएनए लिख लीजिए, आरएनए, डीएनए से आरएनए बनाना, यानी कि डीएनए से आरएनए बनाना हमारा कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाना हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से पुनः डीएनए बनाना हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से जब प्रोटीन बन जाती है, यानी कि आरएनए से जब प्रोटीन बन जाती है तो हम प्रोटीन से ना तो आरएनए बना सकते हैं, ना ही आरएनए से हम डीएनए बना सकते हैं। प्रोटीन से हम ना आरएनए बनाएंगे, ना आरएनए से हम डीएनए बना सकते हैं। केवल हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं और आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, इतना चीज़ हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो हमने लिखा है कि 10 अनावश्यक, हमारे शरीर में 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल पहले से प्रेजेंट होती है, और 10 आवश्यक एमिनो अम्ल की हमें आवश्यकता होती है जो हम भोजन से लेते हैं। और भोजन में उस 10 एमिनो अम्ल को पहचानने का जो कार्य करता है, मैसेंजर आरएनए हमारे शरीर में उस भोजन को पहचानने का कार्य करता है। उसके बाद जब 10 मैसेंजर आरएनए 10 एमिनो अम्ल को पहचान लेता है तो जो होता है ट्रांसपोज आरएनए जो होता है उसका निर्माण कर देता है, और राइबोज आरएनए शरीर में क्या करता है, परिवहन कर देता है उसका। तो 20 एमिनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और आरएनए में बात करें तो आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो राइबोज शुगर पाया जाता है। और बेस की बात करें तो थायमिन की जगह पर इसमें यूरेसिल होता है,
इसमें क्या होता है, बेस अगर क्षार की बात करें तो थाइमिन की जगह पर केवल यूरेसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वही सब हो जाएंगे। और इसमें संरचना की बात करें तो इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है। कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाना होता है, कार्य आप लोग देख ही गए हैं।